हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है, जो रनिंग टॉपिक चल रहा था वेव मोशन हमारा, उसमें हमारा टॉपिक है अनुनाद नली की सहायता से वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात करना। और ये आपके सामने वाइट बोर्ड पर अनुनाद नली का डायग्राम हमने ऑलरेडी पहले से ड्रॉ कर रखा है। यहाँ देखिए, ये जो मैंने रेड कलर से शो किया है टी, जो ये टी है ये कांच की नलिका है, कांच की पाइप है ये। और ये जो कैपिटल आर है ये स्रोत है, द्रव का स्रोत। ये आपका स्टैंड है जिसकी सहायता से हमने द्रव के स्रोत को व्यवस्थित किया हुआ है। एस जो है आपका स्केल है, मीटर पैमाना। ये जो चिमटेनुमा आकृति है ये स्टील की दो भुजाओं की बनी हुई आकृति है, और यहाँ ये इसका हैंडल है, इसे हम स्वरित्र कहते हैं। और स्वरित्र के हैंडल को पकड़कर जब रबड़ पैड पर जोर से चोट पहुंचाई जाती है तो इसकी दोनों भुजाएं आपस में कंपन करती है। तो स्वरित्र है यहाँ पर ये, और स्वरित्र का कार्य है वाइब्रेट करना, ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करना। और इस पूरे स्टैंड के ऊपर हमने इस अनुनाद नली को व्यवस्थित किया हुआ है। ये आपकी रबड़ की पाइप है। इस रबड़ की पाइप के द्वारा स्रोत, द्रव के स्रोत और कांच की नलिकाओं को आपस में जोड़ा गया है। अब मैं आपको इस पूरे अनुनाद नली के डायग्राम की जो हमने यहाँ स्ट्रक्चर शो की है, मैं उसकी व्याख्या कर देता हूँ। पहले सर्वप्रथम हम कांच की नलिका और द्रव स्रोत को एक रबड़ की पाइप के द्वारा जोड़ देते हैं, और जो द्रव का स्रोत है उसे स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित कर देते हैं। जब ये द्रव स्रोत को हम स्टैंड की सहायता से ऊपर या नीचे करते हैं तो इस कांच की नलिका में भरे हुए द्रव स्तंभ की ऊंचाई जो है, हाइट है, वो बदलती है। फॉर एग्जांपल, इस द्रव स्रोत को हम ऊपर की ओर लेके जाएं तो हम जितना इसे ऊपर की ओर लेके जाएंगे उतना इसमें द्रव नीचे की ओर आएगा, यानी कांच की नलिका में द्रव स्तंभ की ऊंचाई कम होगी। और जब हम इस कांच की द्रव स्रोत को नीचे की ओर लेके आते हैं तो धीरे धीरे ये द्रव स्तंभ की ऊंचाई ऊपर बढ़ेगी कांच की नलिका में। तो द्रव स्रोत को स्टैंड की सहायता से ऊपर नीचे कर कर हम कांच की नलिका में द्रव स्तंभ की ऊंचाई को परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरी बात, मीटर पैमाना जो है वो इसलिए लगाया गया है ताकि द्रव स्तंभ की ऊंचाई का मान हम ज्ञात कर सकें। तो मीटर स्केल की सहायता से कांच की नलिका में भरे हुए द्रव स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात की जाती है। स्वरित्र का कार्य मैंने आपको बता दिया। स्वरित्र को रबड़ पैड पर जब चोट पहुंचाकर इसके मुंह के पास लाया जाता है, कांच की नलिका के पास, तो इसकी भुजाओं में कंपन के कारण यहाँ आसपास की वायु भी कंपन करती है, और यहाँ ये जो इतना खाली स्थान है यहाँ वायु है। तो ये आपका वायु स्तंभ है, जो ये बचा हुआ है इसके अंदर का हिस्सा, ये पार्ट, ये आपका वायु स्तंभ कहलाता है, जहाँ द्रव नहीं भरा हुआ, केवल वायु है। तो जिस स्वरित्र को जब इस कंपन करवाकर कांच की नलिका के मुंह के पास लेके जाते हैं तो वाइब्रेशन के कारण जो वायु स्तंभ है, इस वायु स्तंभ के पार्टिकल्स भी कंपन करते हैं, और ये बंद ऑर्गन पाइप की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि बंद ऑर्गन पाइप में या बंद वायु स्तंभ में एक सिरा बंद होता है और एक सिरा डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में होता है, जो खुला रहता है। तो जिस प्रकार बंद ऑर्गन पाइप में एक सिरा बंद होता है, ठीक उसी प्रकार से ये सिरा इसका बंद है क्योंकि यहाँ द्रव है, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे, और ये सिरा खुला है। तो ये जो वायु स्तंभ है इतना ये बंद ऑर्गन पाइप की भांति कार्य कर रहा है। और बंद ऑर्गन पाइप में जब कंपन होता है तो उसके द्वारा जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है उसकी सहायता से हम ध्वनि का वेग यहाँ वायु में ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके अनुनाद नली की पूरी व्याख्या मैंने आपको यहाँ पे बता दी। वर्किंग भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, दोबारा समझा देता हूँ वर्किंग में। जब स्वरित्र को कंपन करवा के कांच की नलिका के मुंह के पास लाया जाता है तो कंपन के कारण वायु स्तंभ के पार्टिकल कंपन करते हैं, और ये जो आपका वायु स्तंभ है ये बंद ऑर्गन पाइप की भांति कार्य करता है। इस द्रव स्रोत को ऊपर नीचे खिसकाकर इस कांच की नलिका में भरे हुए द्रव स्तंभ की ऊंचाई को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जब हम कांच की नलिका में भरे हुए द्रव स्तंभ की ऊंचाई को कम ज़्यादा करेंगे तो वायु स्तंभ की ऊंचाई भी बदलेगी। फॉर एग्जांपल, इस द्रव स्रोत को ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई द्रव की कांच की नलिका में डाउन होगी, तो द्रव स्तंभ की
जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और जब हम इसे नीचे लेके आएंगे स्रोत को, तो यहाँ से द्रव का जो लेवल है ऊपर उठेगा, तो वायु स्तंभ की ऊंचाई कम हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जो द्रव भरा हुआ है वो जल लिया हमने, और इसमें भरे हुए कांच की नलिका में जो द्रव है लगभग 2/3 भाग रखा जाता है। 2/3 भाग का मतलब लगभग 60%, 60 से 70% के बीच में, यानी 2/3 भाग इस कांच की नलिका का द्रव से भरा जाता है। तो ये अनुनाद नली की वर्किंग है। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं कि हम इसका वेग कैसे ज्ञात करेंगे। हाँ, एक चीज़ और इसमें, जब हम इस द्रव स्रोत की सहायता से इस कांच की नलिका में भरे हुए द्रव स्तंभ की ऊंचाई को परिवर्तित करेंगे, तो ये जो वायु स्तंभ प्राप्त होगा, इस वायु स्तंभ की जो लंबाई है, वायु स्तंभ की जो लंबाई है वो लंबाई कहलाती है अनुनादी लंबाई। क्या कहलाती है ये? अनुनादी लंबाई। और ये अनुनादी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर एग्जांपल, ये स्केल 100 सेंटीमीटर का है, तो अगर ये 100 सेंटीमीटर का है और इस द्रव स्रोत की सहायता से इसमें कांच की नलिका में भरे हुए द्रव स्तंभ की ऊंचाई को बदलने के बाद जो ये वायु स्तंभ बचा हुआ है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यदि ये 40 सेंटीमीटर पे है या ये 60 सेंटीमीटर पे है, फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कि ये टोटल 100 सेंटीमीटर है और ये आपका 60 सेंटीमीटर द्रव स्तंभ की ऊंचाई है यहाँ पर, तो शेष जो लंबाई बची वो वायु स्तंभ की वो कितनी बची? 40 सेंटीमीटर। तो मीटर स्केल की सहायता से हम वायु स्तंभ की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, और जो वायु स्तंभ की लंबाई होगी वही हमारी अनुनादी लंबाई कहलाएगी। अब अनुनादी लंबाई का मतलब यहाँ अनुनाद होगा। अनुनाद कैसे होगा? जब हम स्वरित्र को यहाँ वाइब्रेट कराकर इसके पास लेके जाएंगे, तो स्वरित्र के कारण ये वायु स्तंभ के पार्टिकल स्वरित्र से प्रेरणा लेकर, मोटिवेट होकर कंपन करना शुरू करेंगे, अर्थात स्वरित्र की सहायता से वायु स्तंभ में प्रणोदित कंपन उत्पन्न किए जाते हैं। प्रणोदित कंपन उत्पन्न किए जाते हैं। प्रणोदित कंपन क्या होते हैं, ये हमने इससे वेव मोशन के पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था, फिर भी मैं आपको दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूँ। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की आवृत्ति से कंपन करना शुरू करती है, तो उस प्रकार के कंपन को हम प्रणोदित कंपन करते हैं। तो यहाँ वायु स्तंभ के जो पार्टिकल्स हैं, वायु स्तंभ के जो कण हैं, वो स्वरित्र की आवृत्ति से कंपन कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के कंपन को क्या कहेंगे? प्रणोदित कंपन। तो वायु स्तंभ में प्रणोदित कंपन उत्पन्न होते हैं, और जब इन प्रणोदित कंपन की फ्रीक्वेंसी इस स्वरित्र की फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, तो उस स्थिति में यहाँ अनुनाद की घटना होगी, और अनुनाद की स्थिति में वायु स्तंभ की जो ऊंचाई है, जो लंबाई है, वो कहलाती है आपकी अनुनादी लंबाई, अनुनाद के कारण। और वो ज्ञात कैसे करेंगे? मीटर स्केल की सहायता से हम ये अनुनादी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अब हम इसका डेरिवेशन, वायु का वेग ज्ञात करने हैं, ध्वनि का वेग ज्ञात करना है वायु में हमें, तो ध्वनि का वेग कैसे ज्ञात होगा? फॉर एग्जाम्पल, जो प्रथम स्थिति हम ये मान लेते हैं कि कांच की नलिका में जो द्रव भरा हुआ है, ये कांच की नलिका है, और इसमें ये यहाँ तक द्रव भरा हुआ है, और प्रथम स्थिति में इसमें जो उत्पन्न होने वाले कंपन के कारण ये स्थिति प्राप्त होती है। तो ये सिरा बंद होने के कारण यहाँ निस्पंद का निर्माण होगा, और ये सिरा खुला है, यहाँ प्रस्पंद का निर्माण होगा, एंटीनोड का, क्योंकि खुले सिरे पे पार्टिकल्स गति करने के लिए, कंपन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जबकि बंद सिरे पे कण स्वतंत्र नहीं होते। तो बंद सिरे पे हमेशा निस्पंद का निर्माण होता है, जबकि खुले सिरे पर हमेशा प्रस्पंद का निर्माण होता है। तो ये कांच की नलिका है, ये वाली कांच की नलिका, और ये वायुस्तंभ है, इसमें इतना द्रव भरा हुआ है, ये रहा द्रव, और इस वायुस्तंभ में जो कंपन के कारण घटना हो रही है, उस घटना के कारण जो उत्पन्न ध्वनि है, उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण यहाँ एक खंड के रूप में हमें स्थिति प्राप्त हो रही है। यहाँ जो ये एंटीनोड बन रहा है, ये एंटीनोड किनारे से कुछ ऊपर बनता है, बिल्कुल किनारे पे नहीं बनता। ये एंटीनोड किनारे से कुछ थोड़ा सा ऊपर बनता है, अर्थात इस एंटीनोड की यहाँ से नली के मुंह तक जो लंबाई है वो मैंने x मान ली, जबकि वायुस्तंभ की लंबाई कितनी है? स्मॉल l। वायुस्तंभ की लंबाई तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे स्मॉल l, और उसे क्या कहते हैं हम? अनुनादी लंबाई। क्योंकि एंटीनोड
यहाँ से ध्वनि का परावर्तन बिल्कुल नली के मुंह से ना होकर कुछ थोड़ा सा ऊपर होता है, तो एंटीनोड की कुछ दूरी मान ली मैंने नली के मुंह से x। तो टोटल जो ये लंबाई है, ये आप सॉरी L1 मान ली मैंने इसे, तो ये टोटल जो लंबाई है L1 प्लस x। जबकि हम जानते हैं कि एक एंटीनोड और एक नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/4। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, केस फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस एक्स इज इक्वल टू λ/4, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्थिति क्या हो सकती है, सेकेंड स्थिति अब सेकेंड स्थिति में क्या होगा, हम इस द्रव के स्रोत की सहायता से इस जो कांच की नलिका में द्रव भरा हुआ है इसकी ऊंचाई बदलेंगे, और इसकी ऊंचाई बदलने से द्रव स्तंभ की ऊंचाई वायु स्तंभ की ऊंचाई भी बदल जाएगी। तो हम इसे थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं जिससे कि ये द्रव का जो स्केल है वो नीचे हो जाएगा थोड़ा सा, जिससे कि वायु स्तंभ की ऊंचाई, वायु स्तंभ की जो अनुनादी लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो कुछ ये स्थिति हम सेकेंड केस में मान लेते हैं, कुछ ये स्थिति प्राप्त होती है हमें इस तरह से। तो बंद सिरे पे नोड और दो क्रमागत नोड के मध्य एक एंटीनोड। और अभी हमने ये देखा था कि यहाँ जो एंटीनोड का निर्माण होगा खुले सिरे पे, वो थोड़ा सा नलिका के मुंह से ऊपर की ओर होता है, बिल्कुल नलिका के मुंह से ध्वनि का परावर्तन नहीं होता। तो ये जो हाइट है एंटीनोड की नलिका के मुंह से x मान लेते हैं, और जो द्वितीय अनुनादी लंबाई है वो हम L2 मान लेते हैं। तो टोटल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, L2 प्लस x, ये सेकंड केस में। और ये द्वितीय अनुनादी लंबाई L2 कैसे आई, इस द्रव स्तंभ को जब ऊपर की ओर लेके गए तो कांच की नलिका में भरा हुआ द्रव नीचे आ गया, जिससे कि वायु स्तंभ की लंबाई बढ़ गई, वायु स्तंभ की लंबाई चेंज होगी, वो हमने L2 मान ली। हम जानते हैं कि दो क्रमागत नोड्स के बीच की दूरी λ/2, तो नोड और नोड के बीच की दूरी λ/2, नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी λ/4। तो कुल मिला के ये दूरी कितनी होगी, 3 λ/4, λ/2 प्लस λ/4, 3 λ/4। अब इस सेकंड केस को हल करें तो केस सेकंड चित्र से क्या आएगा आपके पास, L2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 λ/4, इक्वेशन नंबर 2। x क्या है, x के बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले हम थोड़ा समीकरण को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करें तो बाय समीकरण या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा, L2 प्लस एक्स माइनस L1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 λ/4 माइनस λ/4। इसे हल करते हैं, L2 प्लस एक्स माइनस L1 माइनस एक्स, माइनस के कारण दोनों से अंदर प्लस के चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, x से x कैंसिल, और यहाँ 3 λ/4 माइनस लैम्डा। तो यहाँ आएगा हमारे पास L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 2 λ/4, और इस वैल्यू को सॉल्ट आउट करें तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू λ/2, इक्वेशन नंबर 3। इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आई, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू λ/2। इसके बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ से हम लैम्डा का मान अगर निकालना चाहें तो लैम्डा का मान हमारे पास क्या आएगा, 2L2 माइनस L1, इक्वेशन नंबर 4। वायु में तरंग वेग v बराबर n लैम्डा, सो वेलोसिटी वैल्यू v इज इक्वल टू n फ्रीक्वेंसी, लैम्डा की वैल्यू 2L2 माइनस L1। तो कुल मिला के
वायु में जो ध्वनि का वेग है हम जो फाइंड करना चाहते थे वो हमारे पास वैल्यू क्या आई 2n L2 माइनस L1। इस सूत्र की सहायता से वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात किया जा सकता है। इस सूत्र की सहायता से हम वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम x क्या है, हमारा जो मुख्य जो बात है x की रहेगी वो है x क्या है। अब हमारा ये जो एंटीनोड है, या यूँ कह सकते हैं कि जो वायु के पार्टिकल है वो बिल्कुल किनारे से परावर्तित ना होकर थोड़े से ऊपर से परावर्तित होकर नीचे की ओर आते हैं, तो एंटीनोड कुछ ऊपर बनता है। तो नली के किनारे से मुंह से ध्वनि के परावर्तन बिंदु की जो दूरी है उस x को हम बोलते हैं अंत्य संशोधन ऑब्लिक सिरा संशोधन। और परिभाषा क्या हुई इसकी परिभाषा है परावर्तन बिंदु से नली के मुंह तक की दूरी, नली के मुंह तक और परावर्तन बिंदु की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, अंत्य संशोधन या सिरा संशोधन। अब ये अंत्य संशोधन या सिरा संशोधन जो हमने फाइंड किया है यहाँ पर जो परिभाषा के रूप में, अब उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, समीकरण जो इक्वेशन जो आपकी 2 है और इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या आएगा 3L1 प्लस 3x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। एंड नाउ बाय इक्वेशन 2 को हम लिखें तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, L2 प्लस x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। और दोनों को घटाएं, माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर तो क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो क्या हमारे पास शेष बचा 3L1 माइनस L2 प्लस 3x में से x गया 2x इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 3L1 माइनस L2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 3L1 माइनस L2, 3x में से x गया 2x और 3 लैम्डा बाई 4 माइनस 3 लैम्डा बाई कितना हो गया 0। तो कुल मिला के हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम आगे देखना चाहें तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, देखते हैं हम इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ से 3L1 माइनस L2 इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो L2 माइनस 3L1 इज इक्वल टू 2x। सो x इज इक्वल टू हाफ L2 माइनस 3L1। इस समीकरण की सहायता से हम सिरा संशोधन या अंत्य संशोधन ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपका जो हमारा टॉपिक था अनुनाद नली की सहायता से वायु में ध्वनि का वेग क्या करना, वो टॉपिक इस सूत्र की सहायता से हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। और इसी में एक टॉपिक आया अंत्य संशोधन क्या है, तो अंत्य संशोधन है कि जो कांच की नलिका में ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से किनारे से ऊपर जाके परावर्तित होते हैं। तो परावर्तन बिंदु की नली के फेस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, अंत्य संशोधन। तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहे।